आज के इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें। ये वीडियो एकदम बेस से शुरुआत होगी और धीरे धीरे हम आगे आने वाले वीडियो में एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। बेस क्लियर करना क्यों ज़रूरी है? जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी की पकड़ हाथ में आना मुश्किल हो जाएगी। बहुत जन एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेस क्लियर ना होने की वजह से वो एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाते। जबकि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सरल है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप बेस क्लियर करते हुए एडवांस लेवल तक गए तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आज हम जानेंगे कि एक कुंडली को कैसे कास्ट किया जाता है। जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है, उस जन्म के वक्त आकाश में जो पोजीशन बनती है प्लैनेट्स की, उन पोजीशन को हम एक कुंडली में कैसे बनाते हैं, उसके क्या कैलकुलेशन होते हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे। ये एक बर्थ चार्ट है जिसे लग्न कुंडली कहते हैं या D1 चार्ट भी कहते हैं। अगर इस बर्थ चार्ट को देखोगे तो हमें तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो हाउसेस है, जो फिक्स्ड है, जो हमने लिखा है हाउसेस या बावा, जिसे फिक्स्ड कहते हैं, मतलब वो किसी की भी कुंडली में कभी बदलते नहीं। दूसरा जो है राशियों का प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ राशि। राशि को साइन भी कहते हैं, हम स्टार साइन कहते हैं ना, वैसे राशि होती है। राशि कितनी होती है? 12 राशियां, एरीज से लेके पाइसिस तक। और इसमें प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट। तो ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से एक हमारी कुंडली बनती है। सबसे पहले हम भाव के बारे में बात करेंगे, हाउसेस के बारे में बात करेंगे। हाउस किसी की भी कुंडली में फिक्स्ड होता है, भले ही ये कुंडली किसी की भी हो, आपकी हो या मेरी हो, ये कुंडली के जो हाउसेस है वो फिक्स्ड होते हैं। सो हर एक के कुंडली में हाउस नंबर 1 जो है वो यही रहेगा, ये हाउस नंबर 2 रहेगा, ये हाउस नंबर 3 है, ये हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये जो हाउसेस है, ये- जिसे हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो हाउस की बात करेंगे तो ये हाउस जो है वो फिक्स्ड होगा, हाउस नंबर 1, 2, 3। और ये हाउस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो फर्स्ट हाउस से मूव करते हुए हम टोटल 12 घरों को कंप्लीट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने देखा ये हाउस जो है ये फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद आती है प्लेसमेंट ऑफ राशि। टोटल हमारे पास 12 राशियां हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। आगे हम राशि के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो 12 राशियां हैं। अब ये राशि के अगर ये जो नंबर जो है ना, आपको कुंडली में जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर जो है ये राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये कुंडली बनी थी, इस वक्त लियो लगन था। लियो मतलब सिंह राशि की ये कुंडली बनी है। हाउसेस के कोई नंबर नहीं होते क्योंकि वो फिक्स्ड है। राशि वेरिएबल है, इसके राशियों को नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद में अगर हम देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्लैनेट की प्लेसमेंट है। अभी प्लैनेट जो है, हर एक प्लैनेट किसी हाउस में बैठा हुआ है और किसी राशि में बैठा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये प्लैनेट की पोजीशन कैसे डिराइव होती है। जब आपका जन्म हुआ या किसी का भी जन्म हुआ तो इसमें ये प्लैनेट की पोजीशन जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे वीनस जो है 8 नंबर राशि में है, मतलब वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में है। चंद्रमा जो है 7 नंबर राशि में है, लिब्रा में। जुपिटर और सैटर्न एरीज में बैठे हुए हैं। मार्स जो है एक्वेरियस में है। केतु जो है कैप्रिकॉर्न में है। मर्क्यूरी और सन जो है सेजिटेरियस में है। राहु कैंसर में बैठा हुआ है। कुंडली बनानी है तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले भाव कौन सा है? भाव तो फिक्स्ड है कुंडली में, किसी के भी भाव आपके चार्ट में हो या मेरे चार्ट में हो, भाव फिक्स्ड है। फिर कुंडली में लग्न कौन सा है? ये जो फर्स्ट हाउस जो है ना, जिसे सेल्फ का हाउस कहते हैं, उसे लग्न कहा गया। ये जो है ये लग्न है। और 5 नंबर राशि का जो लॉर्ड है सूर्य, उसे लग्नेश कहते हैं। लग्न कौन सा है? सिंह राशि का लग्न है। अगर हम इस कुंडली को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये लियो एसेंडेंट है, ये सिंह राशि की लग्न है और लग्नेश जो है वो सूर्य है। ठीक है, अब इसमें जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट को हम देखेंगे कि ये जो लियो राहु है, ये सैटर्न है, ये सन है, ये एरीज में कैसे आए, उसके ऊपर हम बात करेंगे।
तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें सूर्य की मूवमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सन का ट्रांजिट या सन के मूवमेंट्स के बारे में हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कुंडली बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देखते हैं कैसे। सन जो है अपने एक पोजीशन से जब वो मूव करना स्टार्ट करता है, जब सन मूव करके फिर से अपनी एक पोजीशन पे आता है तो वो टोटल जो है वो 360 डेज लेते हैं। अब ये 360 डेज की कैलकुलेशन इस तरीके से की गई है कि अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ को स्टेशनरी रखते हुए ये कैलकुलेशन किया गया है। जब अर्थ का मूवमेंट को भी हम जब कंसीडर करते हैं तो इसमें 5 दिन और बढ़ जाते हैं तो टोटल 365 डेज होते हैं। लेकिन हम ये कैलकुलेशन के लिए 360 डेज को ही हम कंसीडर करें। और जब भी हम कुंडली की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम जियोसेंट्रिक की बात करते हैं। जियोसेंट्रिक मतलब हम अर्थ पे रह रहे हैं तो जब भी हम आकाश को देखते हैं तो हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आकाश को देखते हैं, ठीक है, ना कि सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में सन को मूवमेंट दिया गया है, ना कि अर्थ को। अब हम देखेंगे कि सूर्य जो जो स्काई है, एक ज़ोडिएक, जो मैंने आपको एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे सब राशि है, नक्षत्र है और उनके डिग्रीज लिखे हुए हैं। और हम ये कहते हैं कि सूर्य जो है एक ज़ोडिएक को कंप्लीट करने को 360 डेज लेते हैं। सूर्य देव एक ज़ोडिएक को कंप्लीट करने को 360 दिन लेते हैं। 360 दिन में वो 12 राशियों को कंप्लीट करते हैं। 360 दिन में वो 12 राशियों को कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा सन जो है अभी एरीज में है, सन एरीज के बाद टॉरस में जाएंगे, टॉरस के बाद वो जेमिनाई में जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी जो साइकिल कंप्लीट करने को 360 दिन लेते हैं। और हर साइन जो है अगर हम देखेंगे तो इन 360 डिग्री का जो स्काई हमारा बनता है ज़ोडिएक, उसके अंदर 12 राशियां है जो इक्वली प्लेस्ड है। तो 360 डिवाइड बाय 12, तो हमें क्या मिलता है, हमें 30 डिग्री मिलती है। तो हमें ये पता चलता है कि एक राशि जो है वो 30 डिग्री की है। सूर्य देव जो है 360 डिग्री का जो स्काई है वो 360 दिन में कंप्लीट कर, सन का जो मूवमेंट है एक दिन में 1 डिग्री का है। तो इसके हिसाब से सन जो है 30 दिन में एक राशि को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है। तो सन अगर 1 डिग्री एक दिन मूव कर रहे हैं तो 30 दिन में एक राशि को कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद एक राशि जब कंप्लीट हो जाती है तो 30 दिन बाद वो दूसरे राशि को में जाते हैं। जैसे ही वो राशि 30 दिन और कंप्लीट हो गई तो तीसरी राशि में। इस तरीके से वो हर दिन 1 डिग्री बढ़ते हुए 360 दिन में 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो मतलब जहाँ पे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी उसी उसी जगह पे वापस आने के लिए उनको 360 दिन लगते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि सन किस तारीख को किस राशि में ट्रांजिट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें सन के मूवमेंट के ऊपर जानकारी नहीं मिलेगी कुंडली बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखिए ये जो है मंथली ट्रांजिट है, मंथली ट्रांजिट जिसे गोचर कहा गया है। तो हम ये देखते हैं कि एरीज में, एरीज में जो है 14 अप्रैल को सन जाता है। एरीज पहली राशि है ज़ोडिएक की। जब सन का एंट्री होता है अप्रैल 14 के आसपास तो उस वक्त बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए साल नए साल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पहली राशि में सन एंटर किया है। तो जहाँ पे भी सोलर कैलेंडर देखते हैं, सोलर कैलेंडर के हिसाब से 14 अप्रैल न्यू डे होता है, न्यू ईयर होता है। एरीज में सन 14 अप्रैल को आते हैं। उसके बाद 30 दिन के बाद वो मई 15 को टॉरस में आते हैं। जून 16 में जेमिनाई में आते हैं। जुलाई 16 को कैंसर में। फिर जुलाई से वो अगस्त कैंसर में रहते हैं। अगस्त 17 को वो लियो में आते हैं। अभी आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो 28 फरवरी है। तो हमने ये देखा 13 फरवरी से 15 मार्च तक जो सन है एक्वेरियस में होंगे। तो आज की अगर कुंडली बनेगी तो सूर्य देव जो है 11 नंबर राशि यानी एक्वेरियस में बैठे हुए नजर आएंगे। तो हमने ये देखा कि 12 राशियों में किस डेट पे सन का ट्रांजिट होता है, और उस ट्रांजिट के हिसाब से हमें कुंडली में सन की पोजीशन पता चल गई। जैसे आज जो है 28 फरवरी है, 13 फरवरी को सन जो है एक्वेरियस में आ गए। अभी सन एक्वेरियस में आए 13 फरवरी से, आज कितना दिन हो गया? 13 से अगर हम 28 दिन को 28 तारीख में से 13 को माइनस करेंगे तो आज लगभग 15 दिन कंप्लीट होकर 16वां दिन चल रहा होगा। तो आज जो है सन 16 डिग्री के, क्योंकि हमें पता है सन एक दिन में
1 डिग्री की मूवमेंट होती है। आज 16 दिन कंप्लीट हो गए हैं सन को एक्वेरियस में है, तो आज की जब कुंडली बनेगी तो सूर्य देव एक्वेरियस में 16 डिग्री के पाए जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन होते हुए हमारी कुंडली बनती है। आज जो है फरवरी 28, 13 फरवरी से 15 मार्च तक सन जो है एक्वेरियस में होगा। जब भी सन राइज हो रहा है, अभी सन राइज हो रहा है, तो सन के साथ साथ 11 नंबर राशि जो है वो भी राइज कर रही है। जैसे ही सन और राइज करेंगे, साथ साथ में 11 नंबर राशि जो है सन के साथ राइज करते जाएगी। जैसे ही सन का जो मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, 11 नंबर राशि जो है उनके साथ राइज करते जाएगी। ये हमने अभी देखा था। तो मान के चलते हैं कि सन जो है 24 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करता है। हमें ये पता है एक दिन जो है 24 घंटे का होता है, जिसमें हम कहते हैं कि 12 घंटे दिन है, 12 घंटे रात है। तो हम देखते हैं कि सन का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से इस कुंडली को इफेक्ट करता है। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक। तो सन जो है, यहाँ से सन ने राइज किया होराइजन से, फिर सन जो है मूव करते करते साउथ की तरफ जाएंगे, फिर वेस्ट में आएंगे, सनसेट हो जाएगा और उसके बाद ये रात का समय है, फिर नॉर्थ में, और फिर दूसरे दिन फिर से सूर्य उदय होगा। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। सन जो है 24 आवर्स के बाद फिर से राइज करते हैं। तो हमारे पास कितने घर हैं? टोटल 12 हाउसेज हैं। आवर्स कितने हैं? 24 है। तो एक घर में सन जो है 2 घंटे रहते हैं। तो हमें ये पता है कि सन एक हाउस में 2 घंटे रहता है, 2 आवर्स। अब एक कैलकुलेशन के लिए हम मानते हैं कि 6 बजे जो है वो सूर्य उदय होता है। तो हम ये देखेंगे 6 बजे से 8 बजे तक सूर्य जो है वो इस घर में रहेंगे। तो 6 बजे से 8 बजे तक सन जो है फर्स्ट हाउस में रहेंगे। 8 बजे से 10 बजे तक जो 2 घंटे का समय है, तो सन 12th हाउस में रहेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक सन 11th हाउस में जाएंगे। फिर 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक वो 10वें घर में होंगे। ये जो है सबसे पावरफुल पोजीशन ऑफ सन होती है, साउथ का सन, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है सन यहाँ पे देता है, इस पोजीशन पे। इसके लिए कहा गया है कि 10th हाउस का सन जो है नेम फेम बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि सन जो है नेम फेम का कारक है। फिर 2 बजे से 4 बजे तक सन जो है 9th हाउस में होगा। फिर 4 से 6 8 हाउस में। फिर 6 से 8 फिर 9th हाउस में। तो ये एएम था और ये पीएम हो गया। और फिर 8 से 10, सॉरी ये 7th हाउस होगा, माय मिस्टेक, ये 6th हाउस हो गया। फिर 10 से 12 ये 5th हाउस में हो गए। फिर 12 से रात के 2 बजे 4th हाउस में होंगे। और फिर 2 बजे से 4 बजे तक वो 3rd हाउस में होंगे। और 4 बजे से 6 बजे तक वो 2nd हाउस में। तो इस तरीके से ये जो सन का जो टाइम के हिसाब से जो मूवमेंट है वो हमने कैप्चर किया। सबसे पहले हमने देखा कि मंथ के हिसाब से सन का ट्रांजिट क्या चल रहा है, तो कौन सी राशि राइज करेगी। उसके बाद हमने टाइम के हिसाब से इसको कैप्चर किया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं पहले। थोड़ी सी डिटेलिंग ये हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास कुंडली आई आज, अगर कोई किसी का जन्म हो रहा है 9:30 बजे सुबह, तो कुंडली कैसे बनेगी, सन की पोजीशन उसमें क्या होगी वो हम देखेंगे। आज का जो तारीख है वो 28 फेब 2023। हमें ये पता है 13 फेब से 15 मार्च तक सन जो है कहाँ होगा, एक्वेरियस में, 11 नंबर राशि। ठीक है, जिसे कुंभिका। तो जब भी सन राइज होगा तो वो एक्वेरियस राशि में राइज होगा, और एक्वेरियस राशि सन के साथ साथ मूव करते जाए। कुंडली जो है हमें बनानी है 9:30 बजे, 9:30 AM की। ठीक है, हमने ये देखा था एक घर जो है वो 2 आवर्स का है, एक घर जो है 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का एक घर होता है। सन हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करेंगे हाउसेस के। तो हमने ये देखा, मान के चलते हैं 6 to 8 AM सन फर्स्ट हाउस में 6 बजे सनराइज हुआ, 2 घंटे सन यहाँ पे थे। 2 घंटे बाद सन जो है यहाँ पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि जो प्लैनेट है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन राशियाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी।
तो 6 बजे से 8 बजे तक 11 नंबर राशि यहाँ होगी। 8 बजे से 10 बजे तक 11 नंबर राशि यहाँ चली जाएगी। फिर 10 से 12 11 नंबर यहाँ चली जाएगी, क्योंकि सन जैसे मूव करेगी राशियाँ भी मूव कर रही है। अभी हमें बनानी है कुंडली 9:30 बजे की। तो हमें ये पता है कि 9:30 बजे मतलब 8 बजे के बाद जो एक्वेरियस राशि है, कुंभ राशि है, वो सूर्य के साथ यहाँ मूव कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 11 नंबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे सन की पोजीशन लिख देंगे। अब हमें पता है 13 तारीख को सन 0 डिग्री के थे एक्वेरियस में। आज की तारीख 28 है, टोटल 16 दिन बीत चुके हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पे 16 डिग्री के होंगे। अब हमें ये पता चल गया कि 9:30 बजे सन यहाँ थे एक्वेरियस में। तो एक्वेरियस के बाद कौन सी राशि है, 12 नंबर राशि। 12 नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से आपको सन की मूवमेंट से राशि का पता चला और राशि से कुंडली का लग्न और बाकी सब कुंडली में बैठे हुए राशियों की पोजीशन पता चला। अब ये एक बार और मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम समय अलग लेंगे, दिन वही रखेंगे 28 फरवरी, लेकिन जो समय जो होगा वो हम समय थोड़ा सा अलग लेंगे, तो आपको और आसानी हो जाए समझने में। मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार। अभी हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो कुंडली बन रही है वो कुंडली तकरीबन दोपहर के 4:15 की कुंडली है। 4:15 PM की कुंडली बनी। सन जो है 28 फरवरी 2023 की ही कुंडली बना रहे हैं। सन एक्वेरियस में है, तकरीबन 16 डिग्री का, वो हमें पता चले। तो हम देखेंगे 6 से 8 सूर्यदेव यहाँ होंगे, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 बजे की जो कुंडली है वो यहाँ होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्वेरियस में सन है तो हमने यहाँ पे एक्वेरियस सन 16 डिग्री लिख लिया। ठीक है, एक्वेरियस के बाद कौन आएगा, पाइसेस, फिर एरीज, फिर टॉरस, फिर जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से ये कुंडली बन गई आपके 4:15। ठीक है, तो कुंडली में जो राशि है, राइजिंग लग्न कैसे पता चलता है, सन की मूवमेंट से। सन जिस राशि में है, जो समय हो रहा है उसके हिसाब से हमें लग्न पता चलता है। कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे मैंने बताया था, सन समय के साथ साथ राइज करेगा। मान लीजिए सन यहाँ पे आ गए हैं, तो इस वक्त इस होराइजन में कौन सा राशि राइज कर रहा था, कौन सा राशि जो है राइज कर रहा था, वो आपका लग्न बन जाता है। वो लग्न बन जाता है। तो इस तरीके से हम सन के ट्रांजिट से हमें पता चला कि सन किस राशि में इस वक्त है, किस डिग्री पे है, प्लस जो कुंडली की जो समय है उससे हमें पता चलेगा कि सन किस घर में बैठे हैं, सूर्यदेव किस घर में है, किस राशि की कुंडली बन रही है। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अगर इसमें भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। अब ये कुंडली तो बनाना हमें पता चल गया, मतलब कुंडली में सन की पोजीशन से हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि बाकी के प्लैनेट्स को हम कैसे बैठाएं, बाकी के प्लैनेट्स को कैसे बैठाएं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक राशि का चक्र है। इसमें मैंने क्या किया है, 12 राशियों को जो है मैप किया है। इसी तरीके से जब हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो हमारा आकाश जो है वो सर्कुलर 360 डिग्री हमें नजर आता है, और उसी 360 डिग्री के आकाश में अलग अलग राशियां जो है बैठे हुए हैं। तो ये अलग अलग राशियों की जो मार्किंग है वो आपको दिख रही होगी। ये एरीज है, ये टॉरस है, ये जेमिनाई है, कैंसर है, लियो है। तो ये अलग अलग राशियां जो है आकाश में दिख रहे हैं। ये बहुत दूर बैठे हुए तारे हैं। अब इन तारों के मंडल के बीच में हमारे प्लैनेट जो है मूव करते हैं। अभी हमें जो मूवमेंट देखनी है, अर्थ से देखनी है, तो हम क्या देखेंगे, आप जिस लोकेशन में पैदा हुए उस लोकेशन से आपको देखना है कि प्लैनेट कहाँ है। तो जैसे ही आप पहले तो चंद्रमा को देखेंगे, तो आप जब अर्थ से चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा जो है आपको ये नज़र आ रहा है, ये कैप्रिकॉर्न राशि में है। तो हमने जब देखा मून को, तो हमने देखा मून जो है वो 10वीं नंबर राशि में मूव कर रहा है। इसी तरीके से जब हम मंगल को देख रहे हैं तो मंगल जो है हमें दिख रहा है लिब्रा में।
मार्स जो है हमें लिब्रा राशि में मतलब 7 नंबर राशि में मूव करता हुआ दिख रहा है। जब हम मर्क्यूरी को देख रहे हैं तो मर्क्यूरी की भी मूवमेंट जो है हमें अप्रॉक्सीमेट मर्क्यूरी लिब्रा से वर्गो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो हम वर्गो लिख देंगे। एक ये अप्रॉक्सीमेशन है क्योंकि इसी हिसाब से डेटा फीड किया गया है, और डेटा जो है सॉफ्टवेयर में फीड करने के बाद आप जब सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाते हो तो सॉफ्टवेयर इसी तरीके से आपके सामने कुंडली बना के देगा। जब पृथ्वी से हम वीनस को देखेंगे तो हमें वीनस जो है वो लियो में नज़र आ रहा है, वीनस इस लियो में नज़र आ रहा है। हम जब सैटर्न को देख रहे हैं तो सैटर्न हमें टॉरस में, सैटर्न की जो मूवमेंट है वो टॉरस में है। और जिस तरीके से हम सन को देख रहे हैं तो सन हमें कैंसर में दिख रहा है। सन जो है वो 4 नंबर राशि में है। और जब हम जुपिटर को देख रहे हैं तो जुपिटर भी लियो में है। अब ये एक रैंडम चार्ट बना है, मतलब एक रैंडम पोजीशन मैंने डाली हुई है। अभी हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से हम कुंडली बनाएंगे। तो हमें ये पता है कि सन जो है ये कैंसर में है। ये जो मूवमेंट हमारे पास आई है उससे हमें पता चलता है कि सन जो है ये कैंसर में है, और तकरीबन हम देख रहे हैं कि ये कैंसर में सन जस्ट एंटर कर रहा है। तो हम एक अज्यूम करके चलते हैं सन कैंसर में 0 डिग्री, ये एक असम्पशन है। तो हम पीछे जाएंगे और हमारा ट्रांजिट देखेंगे। ट्रांजिट में सन कैंसर किस तारीख को हो रहे हैं, तो 16 जुलाई को सन जो है कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो कुंडली है सनराइज के वक्त की है। तो हमने सीधा ये यहाँ पे 4 नंबर राशि कैंसर और सन जो है वो 0 डिग्री का लिख दिया। अब 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, इस तरीके से हमारी कुंडली बन गई। जैसे हमने देखा था सनराइज के वक्त सन हमेशा जब कैंसर में है तो सनराइज के वक्त जो कैंसर लग्न ही राइज कर रहा होगा। तो हमें जो कुंडली बनी है इस कुंडली का लग्न है कैंसर लग्न। अब हम बाकी के प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं। मून जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, मून जो है 10 नंबर राशि में। तो चलिए हम मून को 10 नंबर राशि में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा मार्स 7 नंबर में है, तो मार्स को 7 नंबर में प्लेस कर देते हैं। फिर हमने देखा मर्क्यूरी 6 नंबर में, वीनस 5 नंबर में। तो 6 नंबर में मर्क्यूरी है और वीनस 5 नंबर में। सैटर्न 2 नंबर में है तो हमने सैटर्न को पोजीशन यहाँ पे 2 नंबर पे कर दिया, और जुपिटर जो है 5 नंबर में, तो 5 नंबर में जुपिटर को भी प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो है ये कुंडली बन के तैयार। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सन का ट्रांजिट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हमें सन का ट्रांजिट नहीं पता चलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि लग्न क्या है। तो लग्न जानने के लिए हमें सूर्य देव का ट्रांजिट हमने निकाला। ट्रांजिट के हिसाब से देखा कि कितने दिन बीत चुके उस ट्रांजिट को, तो उस हिसाब से सूर्य देव की डिग्री मिली। डिग्री के बाद हमने देखा सन एक घर में 2 घंटे रहते हैं। किस समय की कुंडली बनानी है उस समय के हिसाब से सन की पोजीशन हमने डाल दी। सन की पोजीशन लिखने के बाद हमने वो राशि लिख ली कि जिस राशि में सूर्य का गोचर हो रहा था, ट्रांजिट जिस राशि में थे। जैसे हमने इस कुंडली में देखो, इस कुंडली में आपको दिख रहा है कि सन जो है कैंसर में गोचर कर रहा है, तो हमने कैंसर राशि लिख दी। और उसके हिसाब से फिर हमने बाकी की राशियों का प्लेसमेंट कर लिया। फिर हमने देखा कि अर्थ से जब हम स्काई को देखते हैं तो कौन सा प्लैनेट किस राशि में दिख रहा है, उसकी प्लेसमेंट से हमने ये कुंडली बना। तो इस तरीके से एक कुंडली बनती है। उसके पीछे का थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आज हमने देखा कि कितने सरलता से हम एक कुंडली बनाना समझे, कि कुंडली जो बनती है उसके पीछे का कैलकुलेशन क्या होता है। अभी हमने देखा कि एक D1 कुंडली या फिर लग्न चार्ट कैसे बनता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कस्प चार्ट कैसे बनाते हैं, लग्न चार्ट और कस्प चार्ट में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है। और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के बेसिक मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आपके दिमाग में कोई भी वीडियो को लेके सवाल है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में आप आपका कमेंट टाइप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे।